मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज मैं आपको एमाइल दुर्खिम के सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य के सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार हमारा जो एनईपी का सिलेबस है उसमें बीए में भी, एमए में भी, यूजीसी नेट, पीजीटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल फैक्ट, यदि आप आज इस सोशल फैक्ट की पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपके एक सिंगल सिंगल कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सामाजिक तथ्य बहुत सरल शब्दों में अगर मैं स्टार्ट करूं, समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है जिसे एमाइल दुर्खिम ने दिया है। अगर मैं इसे बिल्कुल सबसे पहले कुछ इजी से शब्दों में आपको इसको बताना चाहती हूँ कि सामाजिक तथ्य वो नियम, सामाजिक मान्यताएं, प्रथाएं और व्यवहार के तरीके, बहुत ध्यान से सुनिए। सामाजिक तथ्य वे नियम, मान्यताएं, प्रथाएं और व्यवहार के तरीके हैं जो समाज में मौजूद होते हैं, जो हमारे समाज में मौजूद हैं। कि जो हमारे हमारे जितने भी नियम हैं, मान्यताएं हैं, मान्यताएं मतलब हम जिस धर्म को मानते हैं, ठीक है। जो नियम है, प्रथाएं हैं, व्यवहार के जो तरीके हैं जो हमारे समाज में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के ऊपर भारी रूप से जो है वो दबाव डालते हैं। तो वो नियम, चाहे कानून हो, चाहे प्रथाएं हो, चाहे रीति रिवाज हो, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक तथ्यों में। और सामाजिक तथ्य की अवधारणा एमाइल दुर्खिम ने दी है। चलिए इसे विस्तार से पढ़ते हैं। स्टूडेंट, दुर्खिम का जो सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है वो उन समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। दुर्खिम ने समाज को, देखिए मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था। एमाइल दुर्खिम थे वो जो समाज को अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय मानते हैं। देखिए यहां मैंने मेंशन भी किया है कि जो एमाइल दुर्खिम है, एमाइल दुर्खिम ये समाज को अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय मानते हैं। यानी आप इनके पूरे कॉन्सेप्ट को जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने बोला है इवन दुर्खिम ने तो समाज को वास्तविक देवता, समाज को वास्तविक देवता, वास्तविक देवता भी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि दुर्खिम का मानना है कि समाज जो है यह समाज का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय मानते हुए उन्होंने बोला कि अगर हमें समाज को जानना है तो हमें समाजशास्त्र के अंतर्गत उन तथ्यों का अध्ययन करना है जो समाज को प्रभावित करते हैं। और मैंने अभी अभी बताया, आपको बताया कि सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य वे सभी नियम, मान्यताएं, प्रथाएं और व्यवहार करने के तरीके हैं। देखिए, जैसे हम तीज त्योहार बनाते हैं, ठीक है, दिवाली, होली, होली पे रंग लगाना, ठीक है, दिवाली पे दीपक जलाना, ये सब क्या है? और देखो, इसको बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने अभी अभी आपको होली दिवाली का बताया कि होली, दीपावली ये सब हम सभी लोग मनाते हैं। होली पे सभी लोग कलर लगाते हैं यानी गुलाल लगाते हैं। दिवाली पे सभी लोग दीपक जलाते हैं और ये सभी लोग करते हैं। तो जो समूह के द्वारा सभी समाज के सभी लोग जिसको मानते हैं, सभी उसके सामने मस्तक होते हैं। तो समाजशास्त्र में उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो समाज को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक तथ्य करने के बारे में दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य समाज से मान्यता प्राप्त वे नियम, विश्वास, प्रथाएं और व्यवहार करने के तरीके हैं जिन्हें समाज के सभी सदस्य सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं, सभी लोग मानते हैं। उसको दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य बोला है। और उन्होंने बोला है सामाजिक तथ्य ही समाज की वास्तव में अध्ययन की इकाई है। स्टूडेंट, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की परिभाषा दी है और कहीं ना कहीं जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, देखिए सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने कहा है कि सामाजिक तथ्य वह तरीके, मानदंड, परंपराएं और मूल्य हैं जो समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। देखिए, हमारे जो व्यवहार होते हैं, समाज के प्रचलित व्यवहार, हमारे जो जितने भी व्यवहार हैं, चाहे हम अपने कार्य करते हैं, चाहे हम घर से बाहर कहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही सामाजिक तत्व हैं जो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बाध्यकारी होते हैं।
बाध्यकारी मतलब हमसे अपेक्षा की जाती है हम इनका सभी सामाजिक तथ्यों का पालन करें, इन्हें माने। और इसलिए सामाजिक तथ्य दुर्खिम के अनुसार, दुर्खिम ने कहा है सामाजिक तथ्य वह तरीके, मानदंड, परंपराएं और मूल्य हैं जो समाज के व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। जब हम दीपावली पे दीपक जलाते हैं तो सभी रूप सामूहिक रूप से उस चीज को मानते हैं। तो ये तथ्य बाह्य और व्यक्तियों पर बाध्यकारी होते हैं। इसकी परिभाषा जो प्रॉपर डेफिनेशन दी है, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह तरीका है जो बाह्य व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है और समाज में सामान्य होता है। समाज में सामान्य इन्होंने किस लिए बोला है? क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति इसे क्या है, मानते हैं। जो जितने भी सामाजिक तथ्य हैं, जो मैंने व्यवहार के तरीके बताए, प्रथाएं, मानदंड, मूल्य, विश्वास, ठीक है, मूल्य जैसे उदारता, ईमानदारी, देशभक्ति, ऐसा बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? ये तथ्य बाह्य होते हैं। बाह्य मतलब हमारे व्यवहारों में इनका प्रदर्शन जरूरी होता है और हमसे अपेक्षा की जाती है हम इनका पालन करें। देखिए, जब आप कभी नई नौकरी ज्वाइन करते हैं ना, नई नौकरी या नए पद को ज्वाइन करते हैं, तो वो आपकी ट्रेनिंग होती है और आचरण नियमावली होती है। हमसे आचरण मतलब हमसे अपेक्षा की जाती है हम ऐसा भी कोई भी कार्य ना करें जो हमारे नियमों के विपरीत हो। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, घूस लेते हैं। लेकिन घूस लेना ये जो है हमारी नियमों में नहीं है, वो छुप के लेते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं उनको उनको दंडित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार के तरीके, मानदंड, प्रथाएं, मूल्य हैं जो हमारे बाह्य रूप में हमारे व्यवहार में हमें शामिल करना होता है और कहीं ना कहीं ये सभी हमारे लिए जो होते हैं बाध्यकारी होते हैं और सभी समाजों में पाए जाते हैं, सभी समाजों में होते हैं। स्टूडेंट, दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम ने सबसे पहले ये बोला हमें सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझना चाहिए। देखिए, यहाँ मैंने दिया भी है, सामाजिक तथ्यों के संबंध में दुर्खिम ने सर्वप्रथम यह निर्णय लिया था कि जितने भी सामाजिक तथ्य हैं उनको वस्तुओं के समान समझना चाहिए। देखिए, अब यहाँ आप इसका गलत अर्थ मत लगा लेना। वस्तु का अर्थ निर्जीव या कोई पत्थर है या कोई ये डस्टर है तो ये वस्तु है, ऐसे नहीं। वस्तु का अर्थ इस अर्थ में नहीं है। वो उन्होंने इसको चार अर्थों में समझाया। जैसे पहला, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और इन्हें गुणों को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। जैसे नियम है, प्रथाएं हैं, इन्हें उन्होंने वस्तु की तरह माना। इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं नियमों में। नियमों में मतलब जितने भी नियम बनते हैं हमसे ये पालन की जाती है कि हम नियमों का पालन करें। और जो नियम दिखते हैं, जैसे हम नियमों का पालन करते हैं, हम सुबह उठते हैं, समय से हम कॉलेज जाते हैं या जिस समय मैं अपनी कक्षा लेती हूँ वो समय है, तो ये नियम है। ये विशिष्ट गुण होते हैं और इनको भारी तौर पर देखा जाता है कि मैं अपनी नियम से कक्षा में उस क्लास में जा रही हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसको केवल आप अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। दूसरा गुण, देखिए, अनुभव मतलब जितने भी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम आत्मीकृत करते हैं। ठीक है, हमें हमें बताया गया कि हमारे जो जब किसी व्यक्ति की हिंदू धर्म में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब हम मानते हैं।
सामाजिक तथ्य के बारे में दुर्खीम ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही, वो मैंने पॉइंट के जरिए आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ आपने दुर्खीम ने कहा है, प्रत्येक समाज में कुछ इस प्रकार की बातें, ध्यान देना, प्रत्येक समाज में कुछ इस प्रकार की बातें अथवा तथ्य होते हैं जो प्राणी शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक या भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए हर सोसाइटी में, प्रत्येक समाज में, मतलब यदि हम इंडियन कल्चर, भारतीय समाज की बात करें, हम यूरोपियन समाज की बात करें, प्रत्येक समाज में दुर्खिम कहते हैं कुछ इस तरह की बातें अथवा तथ्य होते हैं जो कि प्राणी शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक व भौतिक तथ्यों से हमेशा भिन्न होते हैं। दुर्खिम ने इसी प्रकार के तथ्यों को सामाजिक तथ्य माना है कि जो इस प्रकार के तथ्य होते हैं वास्तव में वो ही सामाजिक तथ्य हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, देखना आप, हमारा जो बिहेवियर, व्यवहार, विचार, हमारी जो थिंकिंग, अनुभव, हमारी फीलिंग, हमारी क्रिया यानी एक्शन, एक्टिंग का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करता है। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारा धर्म, धर्म भी एक सामाजिक तथ्य है। उसको मैं इसके उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। दुर्खिम कहता है जैसे धर्म एक सामाजिक सत्य है। धर्म में क्या होता है, अलग अलग धर्मों के नियम, विश्वास, व्यवहार, विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन इन जितने भी तथ्य होते हैं हम उनका वस्तुनिष्ठ रूप से यानी ऑब्जेक्टिव, कोई पक्षपात, देखिए जहां मनुष्य के विचार किसी चीज में आ जाते हैं वहां ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन जहां व्यक्ति के विचार से परे हम जितने भी तथ्य होते हैं, चाहे धर्म है, कानून है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, इनमें क्या होता है, ये वस्तु रूप से इनको जांचा जा सकता है। और ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में है व्यवहार, व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए निर्देशित करता है या बाध्य करता है। सामाजिक तथ्य का क्या है, देखिए आप सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, जब आप सड़क पे चलते हैं या कार में ड्राइविंग करते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो आप सड़क के बाईं ओर चलते हैं, ये हमारे इंडिया में है। लेकिन आप फॉरेन कल्चर में देखेंगे वहां सड़क के दाईं ओर चलते हैं, ठीक है, हम लोग सड़क के बाईं ओर चलते हैं हमेशा। तो हमारे जो ये नियम विश्वास हैं हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि ये सभी समाज में होते हैं। व्यक्ति इनको मान सकते हैं, इन्हें हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमसे अपेक्षा की जाती है हम लोगों से कि हम उनका पालन करें ही करें। मतलब अगर हम सामाजिक तथ्य जैसे सड़क के बाईं ओर चले, अगर हम दाईं ओर चले इंडिया में, तो निश्चित रूप से आपकी दुर्घटना होना या एक्सीडेंट होना हो ही जाएगा, है ना। तो इसमें विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए वो क्या करता है, इंसिस्ट करता है यानी बाध्य करता है। ध्यान रखना ये बात, कोई भी व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया जो कि सामाजिक जीवन से संबंधित है सामाजिक तथ्य मानी जाएगी। देखिए कोई भी व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया जो सामाजिक जीवन, हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित है वो सामाजिक तथ्य मानी जाएगी, बशर्ते उस विचार, अनुभव या क्रिया का वास्तविक रूप में निरीक्षण, परीक्षण हो सकता है। मतलब सब्जेक्टिविटी की बात इस समय परे कर दो और ये ऑब्जेक्टिविटी की बात करती है। आपका कोई भी व्यवहार, विचार, अनुभव और कार्य और क्रिया सामाजिक जीवन से संबंधित हैं, वो सामाजिक तथ्य माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा, जब वो उस विचार, अनुभव या क्रिया को वास्तविक रूप से हम जांच और परख सकते हैं, जिनका निरीक्षण और परीक्षण हो सकता है, उन्हें ही सामाजिक तथ्य कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। ये व्यक्ति को विशेष ढंग से विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब आप हमेशा जब सड़क पे चलेंगे तो सड़क के बाईं ओर ही चलेंगे। तो सामाजिक तथ्य हमेशा व्यक्ति को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। नेक्स्ट, इस अर्थ में हम, मगर इस अर्थ में मतलब व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, इस अर्थ में अगर हम सामाजिक तथ्य को लें तो भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास, क्रियाएं, व्यवसायिक नियम, नैतिक नियम आदि, ये गलत लिखा है आदि,
सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण हैं। यानी आप अगर आपसे पूछे सामाजिक तथ्य क्या है, तो आप कहना भाषा, लोक कथाएं, धार्मिक विश्वास, क्रियाएं, व्यवसायिक नियम, नैतिक नियम, व्यवहार करने का तरीका, हमारे उत्सव मनाने, ये सब क्या है, सामाजिक तथ्यों के अनुपम उदाहरण हैं। क्योंकि इन सभी का निरीक्षण और परीक्षण क्या है, संभव है। क्योंकि ये बाहरी वस्तु के भारी व्यक्ति क्योंकि ये व्यक्ति से बाहर की वस्तु है, मतलब व्यक्ति के का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, व्यक्ति के बाहर की वस्तु है। साथ ही ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव यानी प्रेशराइज भी करती है। कैसे कि आपको पालन करना ही करना है, सड़क के बाईं ओर चलना ही चलना है। तो ये व्यक्ति के व्यवहारों पर दबाव भी डालती है। स्टूडेंट दुर्खीम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र को, दुर्खीम ने हमेशा कहा है समाजशास्त्र को केवल उन तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्ति से स्वतंत्र हो, यानी व्यक्ति का जिनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, व्यक्ति से परे हो, व्यक्ति से स्वतंत्र हो। देखिए यहां देखिए, दुर्खीम ने कहा कि समाजशास्त्र को केवल उन्हीं तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्ति से स्वतंत्र हो, बाह्य यानी एक्सटर्नल हो और बाध्यकारी होते हैं, है ना। बाध्यकारी मतलब हमें इनका पालन करना ही करना है, इसलिए ये क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ये तथ्य समाज की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, देखिए अब आ गया, मैंने आगे की स्लाइड में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की थी। एक व्यक्ति किसी चीज की अवहेलना करता है तो वो नहीं माना जाएगा, एक व्यक्ति पालन नहीं करता है, एक व्यक्ति किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हम समझे। लेकिन हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना, सभी धार्मिक नियमों को माने, होली, दीपावली, ईद है, त्योहार है, बैसाखी है, सभी लोग जब सामूहिक रूप से उस चीज को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, सामूहिक चेतना का हिस्सा होते हैं। वे तथ्य क्या होते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा होते हैं और व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि उसमें सामूहिक स्वीकृति होती है, समूह के सभी सदस्य उसको मानते हैं। आपने सामाजिक तथ्य के दो प्रमुख प्रकार बताए थे, बाह्यता एक्सटर्नलिटी एंड बाध्यता यानी और कॉन्स्ट्रेंट। तो बाह्यता और बाध्यता की बात करते हैं, यही देखिए सामाजिक तथ्य के आपने तीन प्रमुख लक्षण उसी संदर्भ में आया है, सामाजिक तथ्यों के प्रकार के संदर्भ में। पहला, बाह्य प्रकृति, कि ये व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, जितने भी नियम, विश्वास, कानून, प्रथा है, वो व्यक्ति, इसकी प्रकृति क्या होती है, व्यक्ति के बाहर मौजूद होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, कि हमसे अपेक्षा की जाती है, इनको पालन करना ही करना है, यह व्यक्ति को इन्हें मानने के लिए बाध्य करते हैं। और सामान्यता, सामान्यता मतलब कॉमन, ये समाज के व्यापक रूप से स्वीकार्य होते हैं, यानी समाज के सभी व्यक्ति इनको मानते हैं, सामूहिक रूप से स्वीकृत करते हैं। इनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ साथ सभी समाजों में समान रूप से पाए जाते हैं। उनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया, भारत में जो सड़क के नियम हैं, या सड़क चलते समय, सड़क के चलते समय, गाड़ी चलाते समय ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं, ये नियम है, सड़क के बाईं ओर चलना है। जबकि अन्य देशों की बात करें, उनमें सड़क के दाईं ओर चला जाता है। तो ये सामान्यतः सब में पाए जाते हैं, स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। स्टूडेंट दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को और विस्तार से समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, बाह्यता एक्सटीरियोरिटी, बाध्यता कॉन्स्ट्रेंट। देखिए, जितने भी सामाजिक तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य ऐसा कहा जाता है व्यक्ति से स्वतंत्र है, व्यक्ति मतलब व्यक्ति का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जितने भी सामाजिक एक्सटीरियोरिटी मतलब बाह्यता जो होता है, मतलब व्यक्ति का सामाजिक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है, ये उनसे स्वतंत्र होते हैं, ये पहले से मौजूद रहते हैं। और व्यक्ति जो होता है जैसे जैसे जन्म लेता जाता है, वैसे वैसे वो इनको अपनाते जाता है। जैसे हमारी भाषा है, भाषा हम सीखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इनको बनाता है, जब कभी इनका हो गया, अब आप कहेंगे कि नहीं मैडम, भाषा कभी ना कभी तो बनी होगी, जब बनी थी। कहीं ना कहीं भाषा अब व्यक्ति से स्वतंत्र है, जैसे जैसे व्यक्ति जन्म लेगा, वो कहीं ना कहीं इन भाषाओं को सीखता जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें बाह्यता का गुण होता है। ठीक है, अब आता है बाध्यकारी शक्ति, बाध्यता
कॉन्स्ट्रेंट इसको बोलते हैं, बाध्यता कहते हैं सामाजिक तथ्यों पर व्यक्तियों पर बाध्यकारी प्रभाव होता है। मतलब बाध्य मतलब व्यक्तियों को इनका पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है, पालन करना होता ही है। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो उसे सामाजिक दंड का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी भी तुम्हें सड़क का एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहली बात, अगर तुम दाईं ओर चढ़े सड़क है भारत में, तुम्हारा दुर्घटना का शिकार हो जाओगे। दूसरा, तुम सड़क नियमों के उल्लंघन की तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये क्या होते हैं, जो भी कोई इनका पालन नहीं करता तो उसको दंड का सामना करना पड़ता है। और जैसे कानून तोड़ने पर सजा मिलती है तो उसे कहते हैं बाध्यता, कॉन्स्ट्रेंट। यानी इसमें व्यक्ति को इनको पालन करना आवश्यक माना जाता है। तो दुर्कीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया था, बाध्यता और बाध्यता। स्टूडेंट में जो ये एक्सटीरियोरिटी है, बाह्यता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को व्यक्तिक चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंतर पर, भेद पर आधारित है। वो कैसे? देखिए, दुर्खीम ने बताया था कि यह स्वतंत्र होते हैं, सामाजिक तथ्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो जितने भी, बाह्यता का अर्थ यह होता है कि सामाजिक घटनाएं, जितना भी सोशल फिनोमिना होता है, वे तथ्यों का निर्माण जो होता है वो होता तो सदस्यों के द्वारा ही है, किंतु सामाजिक तथ्य जब एक बार बन जाते हैं, देखो सुनो मेरी बात, आप कहोगे भाषा मनुष्य ने बनाई, नियम मनुष्य ने बनाए, प्रथाएं हम ही लोगों ने बनाई। हाँ, मानती हूं मैं, हम ही लोगों ने बनाई, लेकिन जब ये एक बार बन जाती है, एक बार जब ये विकसित हो जाते हैं, फिर किसी व्यक्ति विशेष में कोई व्यक्ति इनको बदल नहीं सकता। वो व्यक्ति के से स्वतंत्र हो जाते हैं, वास्तविक रूप से उनका अनुभव किया जाने लगता है। तो इसी प्रकार उनमें क्या होता है, व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं और कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों द्वारा इनको पालन किया जाता है। देखिए, अभी मैंने तुमसे बात की कि सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को व्यक्तिक चेतना यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर भी दुर्खीम ने इसको समझाया है। वो कैसे? देखिए, दुर्खीम कहते हैं कि यदि हम व्यक्तिक चेतना के स्वरूप, यहां देखिए, दुर्खीम कहते हैं यदि हम व्यक्तिक चेतना के स्वरूप, व्यक्तिक चेतना के स्वरूप और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का यदि हम अध्ययन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्ति की जो मूल चेतनाएं होती है, देखिए, यदि हम व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना के स्वरूप और संगठन का अध्ययन करें तो हमें पता चल जाता है कि जो व्यक्ति की संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशन जिनको बोला जाता है, संवेदनाएं इन्हीं का प्रतिफल होती है। किसका प्रतिफल होती है? जैसे जो व्यक्ति होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई समाज में नियम बना है, उसे किसी व्यक्ति ने बनाया है, लेकिन सभी लोग उसके सामने नतमस्तक होने लगे, उसको मानने लगे। तो सामूहिक स्वीकृति उसको जब मिल जाती है, इंडिविजुअल व्यक्तिक चेतना से कहीं ना कहीं सामूहिक चेतना में जो होता है वो तब्दील हो जाता है। इसे सेंसेशन भी आपने बोला है। तो इन्हीं के, इन दोनों के मिश्रण से एक नवीन वस्तु का जन्म होता है। और इस सिद्धांत को दुर्खीम ने सिंथेसिस एंड सुई जनरिस, ध्यान देना, इसी सम्मिश्रण से, जो इन दोनों के सम्मिश्रण से नवीन अवस्था का जन्म होता है, उसको दुर्खीम ने सिंथेसिस एंड सुई जेनरिस, सुई जेनरिस कहा है, सिंथेसिस और सुई जेनरिस, यानी व्यक्ति की जो संवेदनाएं होती है। देखो, यहाँ मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ मुझे एक बात ध्यान आती है, जैसे प्राचीन काल में लोग जब डरते थे, ये कहा गया ना कि जैसे प्रकृति, धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत आपने मैक्स मूलर का सुना होगा। वो कहते हैं जब लोग कड़कड़ाती बिजली, आंधी तूफान से डरने लगे तो वो उनमें देवीय शक्ति मानकर उनकी पूजा और आराधना करने लगे। ठीक है,
वो समय और अब तक, आज तक प्रकृति की, बहुत सारे पेड़ पौधों की, इन सब की पूरी प्रॉपर पूजा की जाती है। ऋतु परिवर्तन होता है तो आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर बहुत सारी पूजाएं की जाती हैं। तो बाह्यता का मतलब दुर्खीम ने बताया है, जितने भी सामाजिक तथ्य होते हैं उनका निर्माण तो मनुष्य ने किया है, लेकिन जब वो एक बार बन जाते हैं तो सभी लोग उनको मानने लगते हैं। और आपने व्यक्तिगत चेतना जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अंतर जो है उनके आधार पर भेद किया है। और इसी के आधार पर आपने सिंथेसिस एंड सुई जनरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बात की है। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड आपका प्रकार था बाध्यता यानी कॉन्स्ट्रेंट, देखिए वास्तव में उन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक तथ्य है उसकी जो ये दूसरी प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक तथ्य जो है व्यक्ति पर इसका बाध्यता मूलक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है, ध्यान देना मेरी बात, व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर उसके सामाजिक तथ्य का प्रभाव दिखता है। और सामाजिक तथ्य के आधार पर ही व्यक्ति क्या करता है कि जैसे 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 मैंने यहां लिखा है, देखिए सामाजिक दबाव और बाध्यता, सामाजिक दबाव और बाध्यता, इसकी विशेषता को समझाने के लिए आपने अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया। अभी मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको विस्तार से इसको बताऊंगी। देखो, दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उसने के सोचने विचारने के तरीकों भी को भी बहुत ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। और इसलिए इसमें बाध्यता का गुण होता है। हमसे अपेक्षा की जाती है हम नियमों का पालन करें, प्रथाओं का पालन करें, उनके अनुरूप अपने आप को ढालें। तो सिर्फ सोचने और विचारने के तरीके नहीं, कहीं ना कहीं हमारे हर चीज को सामाजिक तथ्य जो होता है बाध्यता मूलक होता है। यानी जो मैंने अभी सड़क का एग्जाम्पल बताया, अपने धार्मिक नियमों को बताया, प्रथाओं को बताया। देखिए देखिए, जो भी धर्म होता है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार की क्रिया करनी ही पड़ती है। कितना भी व्यक्ति नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन वो उनको पालन करेगा ही करेगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन जब कहीं ना कहीं लोग मर जाते हैं तो वो इन सब चीज का पालन करते ही करते हैं। तो इन पर क्या होता है, ये व्यक्ति सामाजिक तथ्य जो होते हैं व्यक्ति के ऊपर दबाव डालते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति को नियंत्रित व निर्देशित भी करते हैं। आपके अनुसार समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय अवस्था आदि सभी मनुष्य के व्यवहार करने के तरीकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जो मैं बार बार कह रही हूँ, ये सब व्यवहार को तो छोड़ो, व्यक्ति के सोचने विचारने के तरीकों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने अपनी इस वीडियो में नवीन कुछ एग्जाम्पल और कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी जो जो ये वीडियो है इस पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए, मैंने अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल, ये वाली स्लाइड भी, आगामी कुछ स्लाइड में मैं कुछ तुम्हारे दिन प्रतिदिन के ऐसे इजी एग्जाम्पल से सामाजिक तथ्यों को समझाऊंगी कि तुम लास्ट में ये नहीं कहोगे कि मैडम समझ नहीं आया। देखिए, अब मैंने कहा कि सामाजिक तथ्यों को रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मतलब डे टू डे की लाइफ से मैं तुम्हें सामाजिक तथ्य समझाऊंगी। जैसे भाषा जो है सामाजिक तथ्य है, ठीक है। भाषा समाज द्वारा विकसित की जाती है। जैसे जो भी भाषा तुम देख रहे हो वो समाज ने विकसित की है। समाज में किसने? व्यक्ति ने की है, ठीक है। व्यक्ति इसे जन्म देने के बाद सीखता है। जब कोई भी व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है, तो जो जैसे किसी ने यूरोप में जन्म लिया, किसी ने अमेरिका में लिया, किसी ने भारत में लिया, किसी ने भारत के साउथ में लिया, केरल में लिया, तो वो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो उनकी भाषा होती है अपने परिवार के अनुसार सीखता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति उसके पास नहीं होती। देखो ध्यान से सुनो, भाषा सामाजिक तथ्य है। भाषा समाज द्वारा विकसित की जाती है और विकसित की भी है। जो भी व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वो इसे सीखता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति उसके पास नहीं है।
किसी भी भाषा को बदलने की शक्ति व्यक्ति के पास नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे वो साउथ इंडियन है और कहीं नौकरी के लिए वो नॉर्थ इंडिया में जाके रहने लगे, तो वो दूसरी भाषा को सीख सकता है, वो अलग मैटर है। तो भाषा, और इसे विस्तार से यदि बता, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति हिंदी में सोचता है, हिंदी में लिखता है और हिंदी में संवाद करता है। देखो, इसको मैंने और डिटेल में बताया है कि जो व्यक्ति हिंदी बोलते हैं या जो व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, वो बंगाली में सोचेंगे, बंगाली में लिखेंगे और बंगाली में ही बातें करेंगे। ऐसा ही अंग्रेजी अन्य भाषाओं में आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति भाषा को सीखता है। भाषा के नियम जैसे व्याकरण या शब्दों के अर्थ पहले से तय होते हैं। पहले से तय, जैसे ये मेरे पास क्या है, बताओ ये क्या है मेरे पास? पेन। हिंदी में बोलते हैं इसको कलम। अब मैं ऐसे कहूंगी, इससे मैं कटोरी बोलने लग जाऊं, ये पेन नहीं है, ये कटोरी है, बाउल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भाषा के नियम बन गए वो हमेशा एक जैसे रहेंगे, ये कभी बदले नहीं जाएंगे। तो ये जो व्याकरण में इनके नाम, ठीक है, ये पेपर है यानी कागज, तो इनके नाम जो भी व्याकरण में निर्धारित किए गए हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। अब ये व्यक्ति से स्वतंत्र है, व्यक्ति इनमें बदलाव नहीं कर सकता। चलिए अब एक दूसरे बहुत इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने बताया ना स्टूडेंट, आज की मैं वीडियो जब डेट, अब तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, नए नए तरीके खोज रही हूँ। ये समझो मुझे इस स्लाइड को बनाने में बहुत टाइम लगा। तो जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो मैं इजी एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। इजी एग्जाम, कानून और नियम, लॉज एंड रूल्स। देखिए, कानून समाज को अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। जितने भी लॉ होते हैं और रूल्स होते हैं, वे समाज में जो हमारे अनुशासन होता है वो बना रहे। व्यक्ति व्यवहारों, निश्चित व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करें, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अब अभी अभी तुम्हें ट्रैफिक वाली बात की थी। ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई उसे तोड़ता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। यह नियम समाज की सामूहिक सहमति का परिणाम है। यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया, ठीक है, और आप बिना हेलमेट के पकड़े गए तो आपका चालान होगा और आपको पे करना ही करना होगा। अगर वो कोई मुझसे आके कह रहे हैं तनु मैडम हमारे चालान हो गया, हेलमेट नहीं लगा कर, इसको माफ करा दो, तो मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये कानून और नियम बने हैं और हमें इनका पालन करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो दंड भुगतने के लिए तैयार है, और ये सभी पर लागू होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पर, ये सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। नेक्स्ट इजी एग्जांपल, धर्म और रिचुअल्स, यानी पूजा करने की जो मेथड्स होते हैं। चाहे मुस्लिम में नमाज पढ़ना हो, हिंदू धर्म में हवन करना हो, ठीक है, जितने भी धर्म और पूजा पद्धति होती है वो भी सोशल फैक्ट हैं, सामाजिक तथ्य हैं। धर्म समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं और परंपराओं का समूह है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। आप मानेंगे ये बात? जो भी हमारे धर्म है, धार्मिक नियम है और हमारी पूजा की पद्धति है, वह मान्यताओं, नियमों, परंपराओं का समूह है जो व्यक्ति के, जो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसको विस्तार से, जैसे किसी त्योहार पर विशेष पूजा करना, व्रत रखना धार्मिक परंपरा है। जैसे नवरात्र आते हैं तो देवी के नवदुर्गों में कुछ लोग पूरे नवदुर्गा व्रत रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन रखते हैं, तो ये क्या है, एक धार्मिक परंपरा है। ऐसे ही हिंदू धर्म में दिवाली में दीपक जलाना, मुस्लिम धर्म में रमजान में रोजे रखना, ईसाई धर्म में क्रिसमस बनाना बाध्यकारी प्रतीत होते हैं। बाध्यकारी मतलब जैसे हमें तिथि पता चलती है कि इस दिन हमारी ईद है, इस दिन हमारी दिवाली है, तो हम पूरे हर्षो उल्लास के साथ उसको मनाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम दिवाली 31 अक्टूबर को नहीं करेंगे, हम दिसंबर में करेंगे दिवाली, ऐसा नहीं है। सामूहिक स्वीकृति होती है क्योंकि ये परंपराएं समाज के सामूहिक विश्वास से जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखना, मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल से आपको सामाजिक तथ्य के बारे में बता रही हूं। तो भाषा सामाजिक तथ्य है, धर्म सामाजिक तथ्य है, पूजा पद्धति सामाजिक तथ्य है, कानून सामाजिक तथ्य है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है, हमारी शिक्षा प्रणाली, ये भी सोशल फैक्ट है, ये भी सामाजिक तथ्य है। देखिए, शिक्षा के नियम और प्रणाली
समाज ने बनाए हैं, समाज द्वारा निर्धारित होती हैं और हम उनका पालन करते हैं। जैसे स्कूलों में जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है, जो डिग्री प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदंड होते हैं, वो समाज ने बनाए हैं। विद्यार्थी इनका पालन करने के लिए क्या होता है, बाध्य है। ठीक है। उदाहरण के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में उपस्थिति बनाए रखनी होती है, चाहे उसे स्कूल आना अच्छा लगे, चाहे ना लगे। तो शिक्षा प्रणाली भी क्या है, सामाजिक तथ्य है और हमसे अपेक्षा की जाती है, हम जितने नियम बने हैं शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में, कि जैसे अब आप लोगों की दिसंबर में सेमेस्टर के एग्जाम हैं। अब आपका मन हो, आपको किसी शादी में जाना हो, लेकिन आपको परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है। देखिए, अब जो हमारा पहनावा होता है, ये भी सामाजिक तथ्य है। ड्रेस कोड, क्यों? क्योंकि इसमें सामूहिक स्वीकृति होती है। जब मैं महाविद्यालय आती हूँ, आपने देखा होगा अक्सर मैं साड़ी वियर करती हूँ। जो हमारा, देखिए, समाज में पहनावे के नियम, जो ड्रेस कोड होते हैं, व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार तय होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं मैं कॉलेज में साड़ी के अलावा कुछ भी गोवा के बीच पर पहनने वाली ड्रेस पहनकर यदि महाविद्यालय आ जाऊं तो कैसा लगेगा? ऐसा तो पहली बार होगा ही नहीं। ठीक है। क्योंकि हम जो है सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार अपने पहनावे को, जो हमारा सोशल और कल्चर एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार हम पहनावे को निश्चित करते हैं। हाँ, वहीं दूसरी ओर यदि मैं कहीं गोवा या कहीं घूमने जा रही हूँ, तो निश्चित रूप से मैं उसके अनुसार वस्त्रों को पहन सकती हूँ। तो हमारा ड्रेस कोड, हमारा पहनावा, ये भी सोशल फैक्ट है, ये भी सामाजिक तथ्य है। ठीक है। विस्तार से, जैसे एक कार्यशाला में फॉर्मल कपड़े पहनने से अपेक्षा की जाती है। भारतीय शादी में पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, शेरवानी पहनना जो है कॉमन सी बात है। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है। यदि मैं महाविद्यालय में आपसे बात कर रही हूँ, सूट साड़ी चल सकती है, लेकिन यदि मैं महाविद्यालय में स्कर्ट टॉप पहन के आ जाऊं तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं मुझे लोगों की आलोचनाओं का और हास्यास्पद का पात्र होना पड़ेगा। तो यह भी सोशल फैक्ट है। देखिए, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, पारिवारिक संरचना, ये भी सोशल फैक्ट है, ये भी सामाजिक तथ्य हैं। कैसे? देखिए, जो परिवार की स्ट्रक्चर होता है, माता पिता, उनकी संतानें, माता पिता के जो माता पिता होते हैं वो हमारे दादी बाबा लगते हैं, नानी नाना लगता है। तो परिवार की संरचना और उसमें निभाई जाने वाली जो भूमिकाएं होती हैं, समाज द्वारा ही तय की जाती है। देखिए, हमारी सोसाइटी ने ही शुरू से ये तय कर लिया है कि हम कौन कौन सी भूमिका का पालन करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है। कैसे हमारी परिस्थिति, जैसे एक माँ हूं मैं, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने बच्चे की अच्छे से देख रेख करूं। जैसे अक्सर मेरे जब बच्चे, मेरा बेटा अब कोटद्वार है और इस समय मैं टिहरी महाविद्यालय में हूँ, तो जब उसका एग्जाम होता है तो मैं, हमें सरकार ने वो दिया है, सीसीएल का प्रावधान किया है, तो मैं सीसीएल उसके परीक्षा के समय लेती हूँ। यहाँ की जिम्मेदारियों को पूरी करके तब मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरी करती हूँ। तो परिवार की संरचना और उसमें निभाई जाने वाली भूमिकाएं समाज तय करता है। हम क्या है, हम तो उनके अनुसार चलते हैं। जैसे माता पिता के बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व, बच्चे का बड़ों का सम्मान करना और पति पत्नी की पारंपरिक भूमिकाएं समाज में सामान्य मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता तो उसे असामान्य, एबनॉर्मल, या ऐसा कई बार देखा गया है, जैसे पति पत्नी है वो अपनी भूमिकाओं का अदा नहीं करते तो विवाह विच्छेद, डाइवोर्स जो हमने देखा है, तो फिर उसके रूप में उन्हें दंड भुगतना पड़ता है, विवाह विच्छेद जिसे कहा जाता है। तो पारिवारिक संरचना भी जो है स्टूडेंट, वो किसका है? सो स्टूडेंट, देखिए, अब आया है त्योहार और उत्सव, फेस्टिवल और उनको बनाने का तरीका, सेलिब्रेशन। तो हमारे त्योहार और उत्सव ये भी क्या है? सोशल फैक्ट, हम ही मनुष्य ने बनाए हैं, सोशल फैक्ट। ठीक है। त्योहारों को मनाने की जो परंपराएं समाज द्वारा निर्धारित होती हैं, कैसे होली बननी है, कैसे दीपावली, दशहरा, जो ये होती है समाज ने पहले ही निर्धारित कर दी है। जैसे मैंने तुम्हें शुरू से अभी वीडियो में बताती आ रही हूँ, होली पर रंग लगाना, दीपावली पर दीप जलाना, ईद पर सेवई खाना भारतीय समाज में सामान्य माने जाते हैं। और वह इन परंपराओं का नाम मानने पर व्यक्ति को समाज से अलग माना जाता है। जैसे हम देखते हैं,
बहुत सारे परिवार हैं, दिवाली सब बनाते हैं। एक हिंदू परिवार है, वो दिवाली पे दीपक ही नहीं जलाता, ठीक है। सुख सुविधा सब कुछ है उनके पास, तो हम सोचते हैं कि ये त्योहारों को नहीं मानते, तब हम उन्हें समाज से अलग मानना शुरू कर देते हैं। तो जितने भी देखिए, मैंने बहुत इजी एग्जाम्पल की स्लाइड्स बनाई, और चूंकि मैं जब क्लासरूम टीचिंग करती हूँ, तो मैं बहुत सरल सरल उदाहरण से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब चूंकि हमारे यहाँ इंटरनल एग्जाम चल रहे हैं, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं, तो मैंने सोचा आपकी टीचिंग जारी रखूं ऑनलाइन टीचिंग के जरिए। तब मैंने ये स्लाइड बना रही हूँ, और यकीन मानिए ये जो स्लाइड है 45 मिनट तक की रहेगी, लेकिन इसको बनाने में मेरे 6 से 7 घंटे लगे हैं। तो इतना आसान नहीं होता ऑनलाइन पढ़ाना भी, और मैंने इजी एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, त्योहार और उत्सव ये भी सामाजिक तथ्य की श्रेणी में आते हैं। देखिए, अब मैंने कुछ ऐसे पॉइंट कि सामाजिक तथ्य का व्यवहारिक महत्व क्या है। व्यवहारिक मतलब वास्तव में वो हमारे जीवन में क्या महत्ता रखते हैं। सबसे पहले अनुशासन। जितने भी सामाजिक तथ्य हैं, ये व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखते हैं और अराजकता को रोकते हैं। आज हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, वो अबाध चल रही है। हम इजीली कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है, क्योंकि समाज में ये अनुशासन बनाए रखते हैं। साथ ही साथ सामाजिक एकता, परंपराएं और मानदंड समाज के सदस्यों को एकजुट रखते हैं। हम लोग इन्हीं के जरिए सभी लोगों में एकता पाई जाती है, सब लोग एकजुट रहते हैं। साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक तथ्य समय के साथ बदलते भी हैं। ये समाज के विकास को दर्शाते हैं, तो समय के साथ इनमें परिवर्तन भी होता है। और समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन, जो कि दुर्कीम सबसे पहले बोलते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो समाज का क्या है, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक तथ्य का विश्लेषण करके समाज की संरचना और कार्य प्रणाली, समाज का जो स्ट्रक्चर होता है और उसके जो कार्य होते हैं, उसे हम बहुत बेहतरी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये मैंने दुर्कीम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। कुछ आलोचनाएं हैं, दुर्कीम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की आलोचनाएं भी होती है, मैं वो भी आपको बताऊंगी। स्टूडेंट, दुर्कीम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। और वैसे तो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत आपका यूनिक है, लेकिन बहुत से आलोचकों ने इस पर भी अपने कमेंट्स करे। जैसे व्यक्ति की भूमिका की अपेक्षा, जैसे दुर्कीम कहते हैं जो सामाजिक तथ्य हैं उनमें सामूहिक स्वीकृति होती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी है और भारी है। लेकिन जो आलोचक थे उनका मानना था कि सामाजिक नियमों का पालन, व्यक्ति जो होता है सामाजिक नियमों का पालन करने वाला नहीं, वो कभी कभी इनमें बदलाव भी करता है। जैसे कई बार हम सड़कों के नियमों में बदलाव देखते हैं। देखिए, यहाँ उन्होंने कहा था ना कि सामाजिक नियम, सामाजिक तथ्य व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है, मतलब उन्हें उनका पालन करना ही करना है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि जो नियम जो व्यक्ति बनाता है, कहीं ना कहीं वो उसे व्यक्ति बदलता भी है, तो उन्होंने व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा इसमें की है। साथ ही साथ नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी। दुर्खीम का जो सिद्धांत है, कई बार लोग कहते हैं समाज में जो परिवर्तन होते हैं, यानी समाज में होने वाले बदलाव और उनके कारण, इसकी अनदेखी दुर्खिम ने की है। कि ऐसा नहीं है समाज में बदलाव नहीं होते, नियम बन गए तो हमेशा वो चिर स्थायी रहते हैं, ऐसा नहीं है। आलोचक कहते हैं कि जो नियम बनते हैं, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, वो कभी बदलती भी है। तो उन्होंने समाज में जब परिवर्तन होता है, जैसे कोविड आया, कोविड के काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा, लोग घरों में बैठे और कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी आई, तो कहीं ना कहीं ये वो क्या कहते हैं आलोचक कि सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी दुर्खिम ने की है। नेक्स्ट है अत्यधिक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी है। उन्होंने कहा सामाजिक तथ्य किसने बनाए हैं, हम ही मनुष्यों ने, और पालन कौन करता है, हम ही मनुष्य करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है ये पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो, कहीं ना कहीं इसमें व्यक्ति निष्ठा भी है।
तो उन्होंने आलोचकों ने बोला कि एमाइल दुर्खिम इसे बहुत ही अधिक वस्तुनिष्ठ मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सामाजिक तथ्यों का निर्माता मनुष्य ही है। तो उन्होंने इस आधार पर भी इनकी आलोचना की थी। साथ ही साथ सामाजिक दबाव की अतिशयोक्ति, जो इसका सेकंड प्रकार था, बाध्यता। ऐसा कहा जाता है ना कि सोशल प्रेशर, यानी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन नियमों का पालन करे ही करे, और ये व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होती है। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत से व्यक्ति होते हैं आजकल हम देखें कि वो बहुत से नियमों को नहीं मानते हैं। हमारी परंपराएं, विश्वास, धार्मिक विश्वास, अब पूरे समूह के लोग उनकी अवहेलना करने लगे हैं। तो उन्होंने जो बाध्यता की बात की और सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव, उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं हो गई, मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बता दिया दुर्खिम ने इसको। तो आलोचकों ने जो बाध्यता मूलक पक्ष है इसका, सामाजिक दबाव की बात, इस पर अतिशयोक्ति की बात भी की है। साथ ही साथ सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी। दुर्खिम का सिद्धांत, वो कहते हैं आलोचक, ये पश्चिमी समाजों पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा है पश्चिम के समाज के संस्कृति और रीति रिवाज अलग होते हैं, वहां उन बाध्यकारी वो उन लोगों के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं पश्चिमी समाज और उनकी संस्कृति में ये बाध्यकारी नहीं है, और कहीं ना कहीं उन्होंने उन संस्कृति की सांस्कृतिक विविधता की अनदेखी की है। देखिए, जब कुछ कार्य होता है तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। मैंने आपको ये क्रिटिकल एनालिसिस इसलिए बताया है क्योंकि कई बार एग्जाम में, देखिए यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बताया जाता है, कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, किसकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो हम कहीं ना कहीं इस पक्ष को नकार नहीं सकते। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया, द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों की बात की। आपने कहीं ना कहीं अपनी जो किताबें हैं उनमें सामाजिक तथ्यों के आधार पर विस्तार से बताया सोशल फैक्ट के बारे में, लेकिन आलोचकों ने इनकी कई आधार पर जो मैंने ये दिए हैं इस पे उनकी उपेक्षा भी की है। देखिए स्टूडेंट, ये था दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। ये मैंने बहुत विस्तार से, इवन ध्यान रखना इंग्लिश के बच्चों, मैंने जॉर्ज रिट्जर की ये किताब है सोशलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। अगर आपको थिंकर्स को बहुत अच्छे से और विस्तार से तैयारी करना है तो आप जॉर्ज रिट्जर की इस सोशलॉजिकल थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। बहुत फ्रूटफुल किताब है। कहीं ना कहीं जो मैंने ये स्लाइड्स बनाई है ना आप लोगों के लिए, इनमें इस किताब का भी सहारा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये सिद्धांत बनाया इस बार पूरे मन से बनाया है, और एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैंने इसको बहुत इजी एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास किया है, तो आपके लिए मेरा ये मानना है ये बहुत फ्रूटफुल है। और आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुर्कीम की जो मेरी ये सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो मैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, जो कॉमन थिंकर्स हैं, जो हमारे यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और हमारी यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जामिनर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन जब आप इंटरव्यू भी देने जाते हैं ना, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को पूछते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने बहुत मन से ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग इस पे कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।